नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो 1940 के बाद भारतीय इतिहास में घटनाक्रम हुए उनको समझने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बोल दिया था कि ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, लेकिन वीडियो बनाते समय मुझे ये लगा कि जो 1940 के दशक पे जो भी घटनाक्रम हुए हैं ना, जब मैं भी पढ़ता था या जब हम लोग भी तैयारी कर रहे थे तो सामान्यतः हम उनको उतना ध्यान नहीं देते। उसका कारण ये होता है कि अब शुरू से पढ़ते पढ़ते 1857 की क्रांति से 1940 तक आते आते हम लोग बोर हो जाते हैं। तो वहाँ पे फिर हम लोग थोड़ा सा वो हो जाता है कि क्या क्रिप्स मिशन है, क्या वेवेल प्रस्ताव है, क्या अगस्त योजना है, क्या अगस्त प्रस्ताव है, माउंटबेटन प्लान क्या है। तो उस टॉपिक को हम गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन टॉपिकों से पीएससी ने पिछले 10 सालों में कई सवाल पूछे हैं। तो इस वीडियो में सवाल तो होंगे ही हमारे, साथ ही 1940 के दशक में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनको हम तिथिवार उसमें क्या क्या हुआ और कब कब हुआ वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। हमारा जैसे सवाल है उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे। जैसे है कि वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थीं। पहला है वेवेल योजना, ये 1945 में हुई थी। दूसरा है शिमला सम्मेलन। वेवेल योजना को क्रियान्वित करने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में ही। तीसरा है नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा ये 1945 में हुआ था। अब मैं आपको इत्मीनान से, आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, इसको सामान्यतः क्या है हम लोग स्किप कर देते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ईयर याद रखते हैं। आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे ना कि किस में क्या हुआ, क्योंकि पूरी घटनाएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आपको फिर क्रम में जमाने से या ईयर लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। तो बने रहिएगा। हम शुरू करते हैं त्रिपुरी संकट से। यहाँ तक हमने छोड़ा था। त्रिपुरी संकट में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के 1938 में। अगले साल वो फिर चुनाव लड़ते हैं और उनके खिलाफ खड़े होते हैं पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट, जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि ये इसका कैंडिडेट है, वो उसका कैंडिडेट है, तो पट्टाभी सीतारमैया को गांधी जी खड़ा करते हैं, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस उनको हरा देते हैं। अब आपको लगेगा ना यार कि इसको मैं खड़ा किया और वो हार गया और मैं तो गांधी हूँ, तो गांधी जी उसको अपने ईगो पे ले लेते हैं और बिल्कुल एक असहयोग करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस को मजबूरी में अपना अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ता है और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के अस्थायी। सुभाष चंद्र बोस पहले फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं और उसके बाद उनको नज़रबंद किया जाता है और धीरे से फिर वो अफ़गानिस्तान के रास्ते जर्मनी जाते हैं, फिर जापान पहुंचते हैं। तो ये तो कहानी है आज़ाद हिंद फौज की। हम भारत में क्या हो रहा है वो समझते हैं। त्रिपुरी संकट के बाद आपको पता होगा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वो 1939 में चालू होता है। जर्मनी उसको चालू करता है और जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध चालू होता है तो ब्रिटेन जो है वो, क्योंकि पार्टी होता है द्वितीय विश्व युद्ध की जर्मनी के खिलाफ, तो भारत की बिना सहमति के भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लेता है। इससे जो भारतीय लोग थे, जो भारत के नेता थे, उनको ये लगता है कि हमारी बिना सहमति के आप हमको कैसे शामिल कर सकते हो, और भारत की मतलब जो कांग्रेस की सरकार बनी रहती है प्रांतों में, वहाँ से वो इस्तीफा दे देते हैं। मतलब आप अगर 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो वहाँ से प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनती है, मतलब कांग्रेस की सरकार बनी होती है। प्रांत मतलब राज्यों में। जैसे कांग्रेस अपना इस्तीफा देती है प्रांतों से, तो मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाती है। आपसे पूछ सकता है मुक्ति दिवस क्यों मनाती है, कौन मनाती है? तो मुस्लिम लीग मनाती है, और मुक्ति इसलिए कि कांग्रेस की सरकार से मुक्ति मिल गई, क्योंकि उनको लगता है कि ये मुस्लिमों के लिए खतरनाक थी। अब अपनी अगली घटना में बढ़ते हैं कि अब कांग्रेस बोलती है कि या तो हमको सरकार में शामिल करो, भारत सरकार में, तभी हम युद्ध में आपका समर्थन देंगे। इसी बीच मुस्लिम लीग, जो आप सुने होंगे कि चौधरी रहमत अली एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं पाकिस्तान का 30 के दशक में, तो मुस्लिम लीग 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का प्रस्ताव लेके आती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना।
मतलब ये बोलते हैं कि हमको जो मुस्लिम बहुसंख्यक लोग हैं उनके लिए एक अलग देश चाहिए और उसका नाम पाकिस्तान होगा। अब आगे बढ़िए। अब एक प्रस्ताव लेके आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, मतलब इस समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। वो एक प्रस्ताव लेके आते हैं जिसको बोलते हैं अगस्त प्रस्ताव। मतलब ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगस्त प्रस्ताव कौन लेके आता है, तो लॉर्ड लिनलिथगो ये लेके आते हैं 8 अगस्त 1940 में। मतलब इनका उद्देश्य क्या होता है कि भारतीय जो भी नेता हैं वो अभी तो युद्ध में शामिल हों, क्योंकि ब्रिटेन तो, आप स्थिति समझिए, ब्रिटेन युद्ध में फंसा हुआ है, जर्मनी लगातार उनको हरा रहा है, इधर जापान कब्जा करे पड़ा है, जर्मनी जीत रहा है। तो ब्रिटेन के ऊपर दबाव है कि वो भारत, अब कई जगह से वो नहीं लड़ सकते ना, तो वो चाह रहे हैं कि भारत वाले उनके साथ आ जाएं। तो लॉर्ड लिनलिथगो बोलते हैं कि अगस्त प्रस्ताव में कि हम युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा बनाएंगे जो भारत का संविधान बनाएगा। इसके अलावा हम एक युद्ध सलाहकारी परिषद भी बनाएंगे। इसके अलावा वो बोले कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है जो डिसीजन लेती, उसका विस्तार करेंगे, उसमें और भारतीयों को शामिल करेंगे। लेकिन एक, अब अंग्रेजों की जो आदत है, अच्छी अच्छी बात तो करेंगे नहीं ना। बोले कि शासन हम ऐसे समुदाय को नहीं देंगे आज़ादी के बाद जिसका विरोध प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। बात समझिए, ऐसे समुदाय को नहीं, मतलब हम कांग्रेस को नहीं देंगे क्योंकि उसका विरोध प्रभावशाली वर्ग मतलब मुस्लिम लीग कर रहा है। तो वही जो होता है ना, बांटो और राज करो, कि तुमको हम नहीं देंगे जब तक तुम्हारा विरोध होगा, और विरोध भी हम ही कराएंगे, ऐसा नहीं कि कोई और कराएगा। तो ये इसीलिए अंग्रेज अंग्रेज हैं। अब अगली घटना क्या होगी, इस अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ गांधी जी लेके आएंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह। अब गांधी जी आपको पता है ना नैतिकता वाले थे, वो बोले यार आपका दुश्मन युद्ध में फंसा हुआ है, बेचारा खुद लड़ाई में है, खुद दुख में है, खुद परेशानी में, उसके खिलाफ हम आंदोलन कर देंगे तो गलत बात है ना। इसी समय सुभाष चंद्र बोस बोल रहे थे कि दुश्मन कमज़ोर है, हमला कर दो, आंदोलन कर दो। और गांधी जी बोल रहे थे नहीं भैया, परेशान है वो, खुद युद्ध में लगा है, जर्मनी जैसी खराब ताकतों के खिलाफ लगा है, तो उसको हम कैसे अभी उलझा सकते हैं। उसको हम संदेश देते हैं, और संदेश कैसे देंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से। व्यक्तिगत सत्याग्रह में इनका काम ये था कि हम अंग्रेज़ों को ये बताएंगे कि भारतीय अंग्रेज़ों के साथ नहीं है। इसके लिए ये क्या करते थे, जहाँ भी रहते थे वहाँ से पैदल दिल्ली के लिए चलते थे, अकेले। लेकिन अकेले में अंग्रेज़ों क्या होना है भैया, बस वो सांकेतिक था, ये समझ लीजिए। इसीलिए दिल्ली के लिए चलते थे, इसीलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन बोलते हैं। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे, जिनका पवनार आश्रम है महाराष्ट्र वर्धा के पास, वहाँ से वो चालू किए थे। और द्वितीय कभी कभी पूछ लेता है तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होगा बताओ, अंग्रेज बोले जाओ भैया तुम दिल्ली, हमको क्या लेना है, जो जाते थे पकड़ के डाल देते थे जेल में। अब क्या हुआ, लेकिन भारतीय तो समर्थन नहीं कर रहे थे ना ब्रिटेन का, तो उनके ऊपर बाकी देश जो थे, अमेरिका जैसे देश, उनका दबाव पड़ा इंग्लैंड के ऊपर कि देखो इधर से जापान घुस पड़ रहा है। मतलब जापान अगर आप देखेंगे तो इधर से जापान जीतते जीतते आ रहा था, साउथ ईस्ट एशियन के देश, भारत तक पहुंचने वाला था। तो इनको ये था ना कि भारत को भी ना जीत ले, तो उन लोग बोले कि भारत के पास तुम मतलब भारतीयों का समर्थन लो, क्योंकि भारतीय समर्थन नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी। और ये क्रिप्स प्रस्ताव एकल इसलिए मैं लिख दिया कि एक आदमी थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, मतलब कई लोग नहीं आए थे, एक ही आदमी आया था, इसलिए एकल लिखती हैं। इस क्रिप्स प्रस्ताव क्या बोला, पहला बोला कि हम आपको विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देंगे। डोमिनियन स्टेटस मतलब होता है कि हम, ब्रिटेन का राजा हमारा राजा होगा, बस उनके अंडर में हम आज़ाद रहेंगे। अब मजे की बात सुनना कि भारत वाले ना बचपन में डोमिनियन स्टेटस मांग रहे थे। बचपन मतलब जब कांग्रेस बनी थी 1904-05 में कि डोमिनियन स्टेटस दे दो। 1929 में तो आप पढ़े होंगे ना, लाहौर में रावी नदी के किनारे हम खुद पूर्ण स्वराज मांग लिए कि हमको अब डोमिनियन नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और ये बोल रहे हैं हम तुमको डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा बोले कि युद्ध के बाद हम एक संविधान निर्मात्री सभा बनाएंगे। संविधान निर्मात्री मतलब कि वो अंग्रेज ना इसी में फंसाते थे, बोलते थे तुम संविधान तो बना के दिखाओ हमको, तो बोले एक संविधान निर्मात्री सभा बनाएंगे। और ये देखिए फिर उनका कुटिलता चालाकी, बोले कि जो प्रांत उस संविधान से सहमत नहीं होगा ना वो स्वतंत्र रह सकता है।
मतलब तुम ऐसा संविधान बनाओ जिसमें सब सहमत रहें, अगर कोई सहमत नहीं रहा तो उसको हम बोल देंगे तुम अलग बना लो भैया। तो ये उनकी कुटिलता थी यहाँ, मतलब वो पाकिस्तान के बीज अगर आप बोल सकते हो, यही था। वो तो सहमत ही नहीं है बोलते। गांधी जी बोले कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब ऐसा चेक इसकी डेट निकल गई है। क्यों? क्योंकि गांधी जी बोले भैया डोमिनियन स्टेटस तो हम तब मांगते थे, अब तो हम पूर्ण स्वराज मांग रहे हैं। वही वाली बात हुई कि आप किसी को बोले कि मेरे को डेयरी मिल्क चाहिए और वो 50 पैसे वाली चॉकलेट पकड़ा दिया, आप बोलोगे वो तो बचपन में खाता था मैं, अब डेयरी मिल्क खाता हूँ। तो वो वाली बात है ये डोमिनियन स्टेटस। नेहरू जी और जोड़ दिए एक लाइन, बोले कि ऐसा पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक भी डूबने वाला है, बैंक भी कर्जे में है। तो अब हम आ गए क्रिप्स प्रस्ताव में। अब क्रिप्स प्रस्ताव गांधी जी गाली दे रहे हैं तो सफल होगा नहीं, और गांधी जी को ये समझ में आ गया कि भैया अब अंग्रेज़ों के भरोसे हमको नहीं रहना, ये हमको देने वाले हैं नहीं है आज़ादी। अब हम आंदोलन करेंगे जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होता है कि कांग्रेस वाले ना गांधी जी को बोलते हैं यार अभी क्यों करें, अभी तो अंग्रेज क्योंकि युद्ध के मूड में है, सबको खूब मारेंगे। गांधी जी बोलते हैं मैं बोल रहा हूँ तो करो। बोलते हैं नहीं करेंगे। गांधी जी बोले मैं देश की बालू से ना, बालू मतलब मिट्टी से, कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़े कर दूंगा, मतलब तुम नहीं करोगे ना तो मैं कर दूंगा। कांग्रेस वाले डर गए यार ये अपना कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वर्धा में बैठक होती, क्योंकि गांधी जी का आश्रम वर्धा हो जाता है। आपको मैं बताया था ना कि साबरमती से गांधी जी दांडी यात्रा निकालते हैं और बोलते हैं इस आश्रम में तब तक नहीं आऊँगा जब तक भारत आज़ाद नहीं होगा। अब आज़ाद तो हुआ नहीं था उस समय, तब वापस जा भी नहीं सकते थे। अब वो दूसरा ठिकाना खोजते हैं वर्धा में, वहाँ आश्रम बनाते हैं। अभी भी गांधी आश्रम है, जाइएगा तो देखिएगा। तो 14 जुलाई 1942 में वर्धा में बैठक होती है और ये माना जाता है कि अब हम भारत छोड़ो करेंगे, मतलब अंग्रेज़ों को करो या मरो वाली बात, कि अब हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे या उस प्रयास में, समझ गए ना। तो उसी के उसमें 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक मैदान है बम्बई में, वहाँ कांग्रेस का सम्मेलन होता है। और कांग्रेस के सम्मेलन में ये प्रस्ताव लाया जाता है कि अब ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश राज को तुरंत ख़त्म करेंगे और भारत, ब्रिटेन वाले बोलते हैं भैया जापान आ रहा है, जापान तुमको निपटा देगा। तो गांधी जी बोलते हैं हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। कोई बोलता है कैसे कर लो, कि गांधी जी बोले कि सेना आएगी ना, हम अहिंसक रूप से खड़े हो जाएंगे उनके सामने हाथ जोड़ के, हमको थोड़ी मारेंगे यार, प्रेम से हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। अब वो गांधी जी की अपनी सोच है, सही है गलत है वो अलग बात है। वो हाथ जोड़ के खड़े रहोगे तो मारेंगे नहीं मारेंगे वो तो होता तो समझ में आता, लेकिन ये बोले कि हम अपनी रक्षा खुद कर लेंगे, तुम जाओ अभी जिस हालत में हमको रहने दो, तुम जाओ, तुम हमारी रक्षा मत करो, तुम अपना समझो। अंग्रेज क्योंकि अब मूड में थे, तो युद्ध वाला टाइम था, तो ये 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित किए। जाके सब अपने अपने यहाँ सोने गए होंगे, सबको उठा के ले गए। ऑपरेशन 0 आवर बोलते हैं, 0 मतलब रात को 00 बजता है ना, जो 12 बोलते हैं। उस समय अपने छत्तीसगढ़ के नेता ट्रेन से आ रहे थे, रास्ते ही में थे गोंदिया के पास, वहाँ से उठा के पकड़ लिए। सबको पकड़ पकड़ के जेल में डाल दीजिए, जैसे गांधी जी को आगा खां पैलेस जो जेल था वहाँ डाल दिए थे। अब इसी को लोग बोलते हैं कि गांधी जी को बताओ जेल में नहीं डालते थे, महल में डालते थे। तो जो भी है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो उनको यरवदा जेल में डाले थे। तो ये जेल थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए। इसी समय जयप्रकाश नारायण को भी हजारीबाग जेल में डालते हैं, वहाँ से वो भाग जाते हैं और एक दस्ता बनाते हैं जिसको बोलते हैं आज़ाद दस्ता, मतलब वो भूमिगत कार्यवाही करते हैं, अलग अलग जगह रेडियो भी चलाते हैं लोग, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अगली घटना क्या होती है, सुभाष चंद्र बोस में बताया ना कि निकलते हैं, जाके जर्मनी में मिलते हैं, फिर हिटलर से जर्मनी में मिलते हैं, फिर जापान जाते हैं। मतलब जब सुभाष चंद्र बोस का सीधा सीधा फंडा था कि अभी ब्रिटेन वाले कमज़ोर हैं, दुश्मन की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा, और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। भाई जर्मनी कितना भी गंदा हो, ब्रिटेन कौन सा अच्छा है, वो भी तो हमको गुलाम बना के रखा है। तो जर्मनी कुछ भी करे हमको क्या लेना देना, हमारा अगर वो काम आ रहा है तो हम उससे काम उठाएंगे। मतलब वो जो यथार्थवादी सोच होती है ना, उसके थे वो। तो जापान से मदद लेते हैं, आज़ाद हिंद फौज बनाते हैं और भारत में आक्रमण करते हैं। लेकिन अब उस समय वहाँ का ऐसा क्लाइमेट था, जापानी फौज भी उनका बहुत साथ नहीं देती और आज़ाद हिंद फौज इम्फाल की लड़ाई में, जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ हार जाती है।
तो यहाँ इनके जो सैनिक हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है और इसके 3 मुख्य सैनिक थे, 3 कमांडर थे बोल सकते हैं, नाम याद रखिएगा और ध्यान दीजिएगा, तीनों धर्म के थे। गुरुबख्श सिंह ढिल्लो सिख थे, प्रेम कुमार सहगल हिंदू थे, शहनवाज खां मुस्लिम थे। तीनों को पकड़ते हैं और तीनों के ऊपर मुकदमा चलता है, लाल किला मुकदमा। पूरे भारत में इतना इनका पॉपुलैरिटी हो जाता है कि जो वकालत छोड़ दिए थे ना उस समय, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, काटजू, ऐसे लोग उनके लिए केस लड़ते हैं और लेकिन फिर भी इनको आखिरी में सज़ा होती है। लेकिन माहौल ऐसा बन जाता है तो वेवेल को लगता है इनको सज़ा दी है तो हमको तो ये, क्योंकि भारत में एक माहौल बन जाता है, माहौल बनाने का काम यही मुकदमा करता है। जनता को लगता है यार ये हमारे लिए लड़े और इनको फांसी होगी, तो वेवेल इनकी सज़ा माफ़ कर देता है और एक नई योजना आती है जिसको बोलते हैं वेवेल योजना। वेवेल योजना में क्या होता है कि लॉर्ड वेवेल बोलता है कि हम केंद्र में ना नई कार्यकारी परिषद बनाएंगे, उसमें सब तुम हो जाना बोले, बस वायसराय मैं रहूँगा और कमांडर इन चीफ, मतलब जो युद्ध वाला काम है वो हम लोग देखेंगे, उसके अलावा बाकी सब भारतीय रहेंगे। और बोला ये कार्यकारी परिषद तब तक काम करते रहेगी जब तक जो तुम्हारा स्थायी संविधान है, संविधान उस पर सहमति नहीं बन पाती, ऐसा करके वेवेल बोलता है। इसके प्रस्ताव के आधार पे एक सम्मेलन बुलाया जाता है जिसको बोलते हैं शिमला सम्मेलन, शिमला में बुलाया जाता है। अब बड़ी आराम से ठंडी में रहते थे अंग्रेज, क्योंकि जून का टाइम है तो गर्मी में कहाँ रहेंगे। कांग्रेस की तरफ से जाते हैं मौलाना अबुल कलाम, मुस्लिम लीग की तरफ से जाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी भी जाते हैं लेकिन भाग नहीं लेते। मतलब सवाल घुमा सकता है ना कि शिमला में गांधी थे कि नहीं, तो गांधी थे, बोले चलो मैं भी घूम के आता हूँ यार इसी बहाने। लेकिन कांग्रेस की तरफ से भाग लेते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दिक्कत क्या होती है कि उसमें होता है कि आधे 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 हिंदू रहेंगे, आधे मुस्लिम रहेंगे। अब कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस अपनी तरफ से मुस्लिम को भेज दी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मुस्लिम लीग बोलती है जो मुस्लिम रहेंगे ना केवल मुस्लिम लीग के रहेंगे। कांग्रेस बोलती हमारे पास भी मुस्लिम है, तुम्हारे से ज़्यादा मुस्लिम है। जैसे भारत पाकिस्तान को बोलता है ना कि तुम्हारे यहाँ जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा मुस्लिम हमारे यहाँ है, वैसा कांग्रेस बोलती है। लेकिन मुस्लिम लीग बोलती है कि मुस्लिमों की एकमात्र संस्था हम हैं, केवल हम मुस्लिमों को चुनेंगे, कांग्रेस वाले हिंदुओं को चुने, मतलब कांग्रेस हिंदुओं की संस्था बने। कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था और ये असफल हो जाता है। अगला क्या होता है कि जो आज़ाद हिंद फौज मुकदमा चलता है ना, तो सेना में एक बगावत हो जाती है। इसको बोलते हैं रॉयल म्यूटिनी या शाही नौसेना विद्रोह। शाही मतलब अंग्रेज़ों की सेना थी, क्योंकि ये होती है आपकी 18 से 23 फरवरी 1946 में। 18 से चालू होती, 23 तक चलती। 1946 में ये क्या है कि बम्बई का जो नौसैनिक जहाज़ है जिसको बोलते हैं HMIS तलवार, उसके नाविक हड़ताल कर देते हैं। उनका कई चीज़ था, एक था कि एक उनका जो नाविक था वो भारत माता की जय और बाकी चीज़ लिख दिया था, तो उसको वो कर देते हैं, सेना से निकाल देते हैं। इनको खाना भी ढंग का नहीं देते, सुविधाएं भी नहीं देते, तो इसके खिलाफ ही हड़ताल कर देते हैं। कराची की भी जो नौसेना है वो भी हड़ताल कर देती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अपने जो और ये कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इनका सबका झंडा, कम्युनिस्ट का झंडा लगा के पूरा बम्बई हड़ताल कर देता है। इसको ख़त्म करने के लिए आते हैं वल्लभ भाई पटेल। वो बोलते हैं कि यार सेना, क्योंकि अब हम आज़ाद होने वाले हैं, अब सेना में अगर ऐसा माहौल बन गया ना कि ये देखिए दूरदर्शिता देखिए, बोलते हैं सेना में अगर ऐसा माहौल बन गया ना कि ये कभी भी हड़ताल करने लगे तो फिर भारत के लिए अच्छा नहीं है वो। तो सैनिकों को बोलते हैं कि आप हड़ताल वापस ले लो। सैनिक बोलते हैं हम तुमसे नहीं डरे हैं ब्रिटेन वाले, मतलब उनको बताते हैं हमारा नेता बोला है इसलिए हम हड़ताल वापस ले रहे हैं, तुमसे डर के नहीं ले रहे हैं, और ये हड़ताल वापस ले लेते हैं। लेकिन ये डेट आपको पता रहना चाहिए, 46 में हुई है। इसके अलावा क्या होता है, मार्च 46 में कैबिनेट मिशन आता है भारत। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य होते हैं। पहले थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एवी एलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स जो हैं और एवी एलेक्जेंडर इसके सदस्य बनते हैं। इसमें कैबिनेट मिशन क्या क्या बात करता है, पहला तो ये बोलता है कि हम प्रांतों को ना 3 समूहों में बांटते हैं। पहला का,
मतलब ABC बोल दो, काखा गा बोल दो। का में हिंदू प्रांत जो बहुल हैं, जैसे अपने पूरे मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत। दूसरा खा जिसमें मुस्लिम बहुल हैं, और तीसरा गा जिसमें बंगाल और असम आएंगे। दूसरा ये पाकिस्तान पाकिस्तान जो चल रहा था ना, उसकी मांग खारिज कर देता है, बोलता है यार पाकिस्तान नहीं बनेगा। तीसरा वो बोलता है कि एक अखिल भारतीय संघ बनेगा। आपको पता होगा कि आपके दिमाग में अगर ऐसा कुछ है ना कि क्या बोलते हैं, ब्रिटेन पूरे भारत में था, अभी का जो भारत, ऐसा नहीं था। ब्रिटिश भारत अलग था। जैसे छत्तीसगढ़ में ना बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, यहाँ ब्रिटेन का कब्जा था, बाकी राजाओं का कब्जा था, सरगुजा के राजा, बस्तर के राजा, पढ़े हो ना इतिहास में। तो ब्रिटेन वाले बोले कि ब्रिटिश भारत और देसी राज्य को मिला के एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे हम, और केंद्रीय विषयों को छोड़ के प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता मिलेगी। मतलब वो विषय बांटेंगे, केंद्र संचार, सेना इसमें काम करेगा, बाकी सब में प्रांत करेंगे। ये है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। इसके आधार पे संविधान सभा का चुनाव होता है, ये तो पता ही होगा आपको। ये होता है जुलाई 1946 में। संविधान बनेगी तो बनाएगा कौन? बस ये है कि ये भी ध्यान रखिएगा, संविधान सभा का चुनाव ना ऐसा डायरेक्ट नहीं होता, जनता नहीं करती उनका चुनाव। जो उस समय विधानसभा रहती है ना, वो अपने में से भेजती है। बताइएगा, छत्तीसगढ़ से 6 लोग चुने गए थे, 3 अपने विधानसभा भेजी थी, देसी रियासत 3 भेजी थी, और 3 हमारी ब्रिटिश जो टेरिटरी थी वहाँ से भेजे गए थे। कौन कौन है कमेंट में लिखिएगा, देखते हैं छत्तीसगढ़ का याद है कि नहीं आपको। इसकी टोटल 296 सीट होती है। कांग्रेस 208 जीतती है, मुस्लिम लीग 73 और अन्य 15। इससे डर के मुस्लिम लीग चालू कर देती है 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग को लगता है यार ऐसे ही कैबिनेट मिशन भी बोल दिया पाकिस्तान नहीं देंगे, तो ये ना गंदगी पे उतर आते हैं, सीधा बोलते हैं अब हम गला काटेंगे। गला काटेंगे तो कैसे नहीं दोगे पाकिस्तान? सीधी कार्यवाही मतलब वही होता है, डायरेक्ट एक्शन। मतलब वो घोषणा कर देते हैं कि अब जितने हिंदू हैं ना, जहाँ तुम बहुसंख्यक हो, हिंदुओं को मारो काटो। जैसे कटेंगे तो फिर दंगा होगा, अंग्रेज़ों को लगेगा कि यार कैसे इसको संभालें, तो फिर सीधा सीधा वही होगा, मतलब देना पड़ेगा पाकिस्तान। तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस, मतलब भयंकर दंगे होते हैं। गांधी जी संभालने जाते हैं, मतलब नोआखली में जाते हैं वो, इसीलिए उनका जो दंगा संभालने की कैपेबिलिटी होती है उससे उनको बोला जाता है वन मैन आर्मी टाइप का जो वाक्य है ना, वो उनके लिए यूज़ होता है। बहुत दर्दनाक होता है। इसके बाद जो इटली की सरकार बन जाती है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, और इटली घोषणा करता है फरवरी 1947 में कि हम भारत को जून 1948 से पहले आज़ाद कर देंगे। और वेवेल उस समय वायसराय था, तो उसकी जगह अब ये भेजता है माउंटबेटन को। इटली ये 2 काम करता है। अब माउंटबेटन आता है, उस समय क्या है कि भारत में भयंकर दंगे चलते रहते हैं। जो भारत के नेता हैं, उससे पहले गांधी जी बोलते हैं कि भारत का बंटवारा मेरी लाश पे होगा। मतलब गांधी जी कभी नहीं चाहते थे बंटवारा होना, बाकी जो मुख्य नेता थे वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन ऐसी स्थिति बन जाती है ना कि लोग लोग को काटने लगे। मतलब ये समझ में आया कि अगर बंटवारा नहीं करोगे ना तो फिर जी नहीं पाओगे। जो आप वो प्राकृतिक अवस्था होती थी ना कि लोग एक दूसरे को मारते थे, वैसी स्थिति आ गई थी। लोग एक दूसरे को इसलिए मार रहे थे, पड़ोसी को या आसपास के लोगों, क्योंकि वो दूसरे धर्म का है। तो माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को। इसमें माउंटबेटन वही बोलते हैं कि भाई तुम साथ साथ नहीं रह सकते। हिंदुओं, मतलब हिंदुओं के लिए नहीं बोलते, मुस्लिमों के लिए एक पाकिस्तान बन जाए और एक हिंदुस्तान रहेगा। मतलब भारत को 2 भाग में बांटा जाएगा, एक हिंदुस्तान, मतलब एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इसी के आधार पे ब्रिटिश संसद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित करती है 18 जुलाई 1947 को, और इसमें भी वही होता है कि 2 भाग में इसको बांटा जाएगा। तो ये है आपकी पूरी कहानी जो हमने पढ़ी। अब तो आप ये सवाल का जवाब दे ही दोगे ना? ऐसे जो भी सवाल आएंगे अब तो दे सकते हो ना, कि वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। अब जो भी सवाल आएंगे, अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत है तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, उससे 1-2 बार और देख लेना, इससे बाहर नहीं आएगा सवाल। अगला सवाल है हमारा कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इसके अलावा महात्मा गांधी यंग इंडिया लिखते हैं, नवजीवन समाचार, हरिजन समाचार,
बुक ये लिखते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, हिंद स्वराज, ऐसी इनकी किताबें। और अगर आपको पत्रिकाएं देखना है जो समाचार पत्र हैं तो मूक नायक लिखते हैं डॉक्टर अंबेडकर। मूक नायक मतलब बोलते हैं कि जो बोल नहीं पाते दलितों के बारे में, उसके बारे में। न्यू इंडिया लिखती हैं एनी बेसेंट, छापती हैं मतलब मराठा और केसरी तिलक करते हैं। बस ध्यान रखिएगा मराठा मराठी में नहीं है, मराठा इंग्लिश में है, केसरी मराठी में। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का समाचार पत्र था और नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का था। अगला सवाल है कि वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है आपका लाला लाजपत राय। ये सीधा सीधा 1920 में हुआ था, लाला लाजपत राय अध्यक्षता किए थे, तिलक इलक लोग भी उसमें गए थे। अगला सवाल है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले की बुक का नाम है गुलामगिरी। ये भी मतलब जो दलित थे उस समय, एंटी ब्राह्मण जो बोलते हैं कि जो ब्राह्मणवादी सोच थी उसके खिलाफ लड़े ये। इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, वो भी महिला अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और इन्होंने 1848 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जो किसी भारतीय द्वारा खोला गया पहला स्कूल माना जाता है, पहली शिक्षिका भी माना जाता है सावित्रीबाई फुले को। उसमें एक ऑप्शन पंडिता रमाबाई का भी है। पंडिता रमाबाई मानव अधिकार, स्त्री अधिकार, इसके लिए काम की। 1889 में इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की थी, जिसका काम था जो चाइल्ड विडो हो जाती थी ना, उस ज़माने में बच्चियों की शादी हो जाती थी, अब उनके पति मर गए तो वो तो विडो हो गई ना, तो उनके लिए काम किए, उनको एजुकेट करने के लिए। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष था आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना होती 30 दिसंबर 1906 में। थोड़ी सी कहानी अगर आपको समझना है तो 1905 में अंग्रेज कर्जन कर देते हैं बंगाल का विभाजन। अब उनको लगता है वही बांटो और राज करो, अब हिंदू तो उसके खिलाफ हो गए हैं। मुस्लिमों को बोलते हैं सभाओ मेरे पास, मिलने बोलते हैं शिमला में उनसे, उनको समझाते हैं कि यार तुम लोग ना अपना लीग बनाओ और हमसे जो मांगोगे ना हम देंगे, हम बैठे हैं। तो ये फिर उनसे, अब कोई आपको बोल रहा है बनाओ, सब हम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो बनाएगा। तो मुस्लिम लीग बनाते हैं, आगा खां इसके अध्यक्ष बनते हैं, सलीमुल्लाह नवाब जो थे वो संस्थापक बनते हैं। और उनको अंग्रेज बोलते हैं तुम ना बंगाल विभाजन का समर्थन करो, बहुत विरोध हो रहा है, तुम खड़े होकर बोलो हम समर्थन करते हैं। तो मुस्लिम इसीलिए बंगाल विभाजन का समर्थन करते हैं। यही फिर मांगते हैं पृथक निर्वाचन, कि हमको अलग से निर्वाचन दो, कि मुस्लिम केवल मुस्लिम को वोट डाले। तो 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम होता है उसमें इनको पृथक निर्वाचन दिया जाता है, इसी मुस्लिम लीग की डिमांड के कारण। अगला सवाल है कि 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। सही बात है, ये सूरत का अधिवेशन था। इसमें क्या था, कांग्रेस दो भाग में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। दूसरा वही है कि गुट में विभाजित हो गई थी। 16 के, देखिए 7 में विभाजित हुई, 16 में एक हो गए। 16 के वार्षिक अधिवेशन जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें नरमपंथी गरमपंथी फिर विलय हो गए और इसकी अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने नहीं की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और ये अधिवेशन था लखनऊ का, जिसमें क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी फिर से मिल गए थे और नरम दल और गरम दल भी आपस में मिल गए थे। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? पहली महिला अध्यक्षा थी आपकी एनी बेसेंट, जो 1917 के कलकत्ता सेशन में अध्यक्ष बनी थी। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी में भी जुड़ी हुई थी और होम रूल लीग जो तिलक और एनी बेसेंट मिलकर चलाए थे 1916 में, उसकी भी मुख्य भूमिका थी इनकी। अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वो है सरोजनी नायडू, जो कानपुर सेशन 1925 में अध्यक्षा बनी थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अभी पहले पढ़े ना, 1939। 38 में हरिपुरा हुआ था, 39 में त्रिपुरी हुआ था। अप्रैल 1939 में इस्तीफा दे दिए थे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे और फिर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिए थे, पढ़ चुके हैं अपन। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था? इसका उत्तर है ग्वालियर टैंक। ये भी हम देखे थे। 14 जुलाई 1942 में वर्धा बैठक होती, गांधी जी बुलवाते हैं। 8 अगस्त 42 को ग्वालियर टैंक में प्रस्ताव होता है कि हम अंग्रेज़ों से अब आज़ाद होंगे और इसी के बाद अंग्रेज ऑपरेशन 0 आवर चलाते। तो ये हमारा आज का वीडियो है।
पिछले वीडियो में मैं सोचा था ख़त्म कर दूं, लेकिन वो जो आखिरी का पार्ट है ना, मैं खुद बहुत ध्यान से उस ज़माने में नहीं पढ़ता था, क्योंकि बोर हो जाते हैं ना यार। 57 पढ़ते हैं, फिर गांधी जी को पढ़ते हैं, यहाँ तक आते आते ना मन वो हो जाता है। इसीलिए मेरा लगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ा तो आप लोग भी शायद पढ़े हो या ध्यान से ना पढ़े हो। कई लोग बोले भी कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न का नहीं है, अगर आप पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज नहीं होगे। इसीलिए वीडियो लेके आया। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।